सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्लियर? इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। इस वीडियो में हम कंजम्पशन गुड्स मतलब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच का एक डिफरेंस देखने वाले हैं। क्लियर? फर्स्ट, consumption goods. It leads to direct satisfaction of human wants. Consumption goods human wants को directly satisfy करते हैं. Clear? जबकि capital goods do not lead to direct satisfaction of human wants. Clear? Next, अब consumption goods जिसे हम consumer goods भी बोलते हैं, क्लियर, जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से टाइप के कंजम्पशन गुड्स पढ़े थे? हमने 4 टाइप्स के कंजम्पशन गुड्स पढ़े थे, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, क्लियर, नॉन मटेरियल गुड्स। आई बात समझ में? तो कंजम्पशन गुड्स का जो कंजम्पशन करेगा वो कौन करेगा? हाउस होल्ड। तो इट इज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। क्लियर? नॉट, इट इज नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड कंज्यूम नहीं करता है, मतलब इसे कंज्यूम कौन करता है? इसे कंज्यूम प्रोड्यूसर करता है। क्लियर? Next, expenditure on these goods called consumption expenditure. इन गुड्स पे होने वाले खर्चे को हम क्या बोलते हैं? consumption expenditure. जबकि इन गुड्स पे होने वाले खर्चे को हम क्या बोलते हैं? investment expenditure. Clear? consumption expenditure कौन करता है? consumer. and investment expenditure कौन करता है? producer, जो कि capital goods होते हैं. Next, higher production leads to higher level of welfare. इसका क्या मतलब है? कंजम्पशन गुड्स का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा। वेलफेयर होने का मतलब ये है कि जब कंजम्पशन गुड्स बनेंगे, मतलब वो गुड्स जो हम जैसे कंज्यूमर्स की डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं, तो उन गुड्स के प्रोडक्शन से हमारा वेलफेयर होगा, क्योंकि उन्हें हम यूज करेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे रूटीन में। जब हम उन गुड्स को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी। क्लियर? तो जितना कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही वेलफेयर भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, higher production leads to higher production capacity in the economy. अब कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने से इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, इसको समझते हैं। जैसे हमने देखा था कैपिटल गुड्स में क्या चीज़ें आती है, जैसे बेसिकली प्लांट्स है, मशीनरीज है। अब जितनी ज़्यादा मशीनरी बनेगी उतनी ज़्यादा हर फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मशीन क्या होती है? मशीन प्रोडक्शन बढ़ाती है, मशीन प्रोडक्शन करती है। तो जितनी ज़्यादा मशीन हमारे पास होगी उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनहेंस होगी। तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होता है उससे क्या इंक्रीज होता है? इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, इट रेजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स क्या रेज करते हैं? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेज करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में यूज लेते हैं। तो जितने ज्यादा कंज्यूमर गुड्स हमारे पास होंगे उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसी तरह से कैपिटल गुड्स को बोला जाता है इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ. व्हाई? बिकॉज देखो, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, वो मशीन क्या करती है? इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनहेंस करती है। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है उससे जीडीपी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा। मैं आपको ये वाला पॉइंट एक फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। क्लियर? आप इधर देखिएगा, अगर मशीनरी हम इन्वेस्ट करेंगे, मशीनरीज बनाएंगे, तो क्या बढ़ेगी? उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो फर्स्ट, कैपिटल गुड्स ज्यादा होना, उससे क्या होगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आउटपुट बढ़ेगा, और जब आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? जीडीपी। तो इसलिए कैपिटल गुड्स को इकोनॉमी की बैकबोन बोला जाता है जीडीपी ग्रोथ के लिए। तो इकोनॉमी में जब भी ग्रोथ होगी तो उसकी जो बैकबोन है वो क्या कहलाती है? जीडीपी ग्रोथ। और वो जीडीपी ग्रोथ किससे होती है? कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन से, उनके इन्वेस्टमेंट से। जितना आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करोगे उतना इकोनॉमी का जीडीपी लेवल भी इनहेंस होगा।
क्लियर? तो these are the 5 difference points between consumption goods and capital goods. प्लीज आप इसको राइट डाउन करिए अपनी कॉपी में. So नेक्स्ट डिफरेंस है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. गाइज ये हमने जो टॉपिक पढ़ा था ये सबसे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. सबसे फर्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था सबसे पहले फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो ना उसका भी एक बार डिफरेंस हम देख लेते हैं बिकॉज डिफरेंस भी आता है. तो और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बीच का एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप भी दिया था. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जिन गुड्स ने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को अभी तक क्रॉस नहीं किया है तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे? दीज गुड्स आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ क्या लिखा है मैंने? विद इन. और किसके अंदर है ये? अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है. जबकि फाइनल गुड्स क्या है? These are outside the boundary line of production, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो अब बिल्कुल रेडी टू यूज है. तो गाइज जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम उसी कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को यहाँ पे जस्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करें, नथिंग एल्स. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. इंटरमीडिएट गुड्स रेडी टू यूज नहीं होते हैं. और कैसे रेडी टू यूज नहीं होते? बाय देयर फाइनल यूजर्स. हु आर देयर फाइनल यूजर्स? इंटरमीडिएट गुड्स के लिए फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करते हैं. क्लियर? और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? रेडी टू यूज होते हैं बाय देयर फाइनल यूजर्स. और फाइनल गुड्स के जो यूजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं. क्लियर? They are used as a raw material. इनको कैसे यूज किया जाता है? रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज किया जाता है. जैसे प्लास्टिक बनाने के लिए जो मार्कर बनाने के लिए जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं वो प्लास्टिक क्या है? हमारे लिए रॉ मटेरियल है ना. तो वो रॉ मटेरियल भी है, वो रेडी टू यूज नहीं है और उसने वो बाउंड्री लाइन की प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है, अभी तक बाहर नहीं है. क्लियर? जबकि जब इस प्लास्टिक से वो मार्कर बन जाएगा तो वो क्या है? वो रॉ मटेरियल नहीं कहलाएगा, उसे हम रॉ मटेरियल नहीं बोल सकते. वो एक फाइनल गुड की कैटेगरी में आ चुका है. इसलिए यहाँ पे लिखा है आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल. क्लियर? नेक्स्ट, आर रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट. जनरली इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फर्म रीसोल्ड कर देती है प्रॉफिट के लिए. क्लियर? जैसे मान लो कि एक होलसेलर है मार्कर का, उसने इस मार्कर को रिटेलर को दिया तो उसने इस मार्कर को रीसेल कर दिया और उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया. ठीक है? रीसेल करने से क्या होता है? वैल्यू एडिशन. तो इन गुड्स को रीसेल किया जाता है. एक फर्म दूसरी फर्म को इसे रीसेल करती है. किस लिए करती है? प्रॉफिट के लिए. ठीक है? आर रीसोल्ड बाय फर्म फॉर प्रॉफिट. बट फाइनल गुड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इन्हें बिल्कुल भी रीसेल नहीं किया जाता है प्रॉफिट के लिए. क्लियर? Are not resold by the firms for profit. Next, value is still to be added. यहाँ पे वैल्यू एडिशन होना बाकी है, चाहे किसी भी तरीके से वैल्यू एडिशन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए वैल्यू एडिशन हो, चाहे वो एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे होलसेलर जब रिटेलर जब कंज्यूमर को देता है तो उसका वैल्यू एडिशन हो, किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन होगा तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा. बट यहाँ पे वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड. यहाँ किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होता है. यहाँ पे जो गुड होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है और हमारे लिए यूज करने के लिए होता है. हम उसे आगे वापस से जाके सेल नहीं करते तो उसमें वैल्यू एडिशन भी नहीं होता, ना ही उसकी कोई स्ट्रक्चर में उसके किसी भी तरह का हम चेंजेस करते हैं. इसलिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं होता. क्लियर? नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट. इन गुड्स के एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट. मतलब प्रोड्यूसर अगर कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने के लिए खर्चा करता है तो उसकी जो कॉस्ट इनकर होती है उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट कॉस्ट. ये भी हमने पढ़ा था. जबकि
फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका तो बहुत ही सिंपल सा नाम है, जिसे हम बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम उसे? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू अल्टीमेटली फाइनल गुड की वैल्यू बनने वाली है, और फाइनल गुड की वैल्यू हम ऑलरेडी नेशनल इनकम में लेते हैं। अगर दोनों की वैल्यू लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए हमने देखा था जब हम इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हमेशा नेशनल इनकम में ऐड करने से अवॉइड किया जाता है। सो वैल्यू ऑफ दीज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड while calculating national income. ओके, whereas अगर कोई फाइनल गुड है तो उसकी वैल्यू को हमेशा नेशनल इनकम का पार्ट बनाया जाता है और उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? So these are the 7 difference points between intermediate goods and final goods. क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक बना रखा है। तो अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप ये जो ब्लॉक्स में जो मैंने वर्ड्स लिखे इनको आप बेसिस ऑफ डिफरेंस भी बोल सकते हो। क्लियर? जैसे फर्स्ट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस हुआ वो हुआ है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके बेसिस पे हम फर्स्ट डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये है विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये है आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट जो बेसिस हम लिख सकते हैं रेडी टू यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट रेडी टू यूज और ये वाला क्या होगा? रेडी टू यूज। थर्ड जो बेसिस हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्या डिफरेंस बना? इंटरमीडिएट गुड को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है जबकि फाइनल गुड्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट का जो हम बेसिस लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे फर्म्स इसको रीसेल करती है प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे फर्म इसको रीसेल नहीं करती है प्रॉफिट के लिए। क्लियर? तो आप फोर्थ पॉइंट में टू बेसिस लिख सकते हो, या तो प्रॉफिट लिख सकते हो या फिर रीसेल भी लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट का जो आप बेस क्रिएट कर सकते हो डिफरेंस के लिए वो होगा वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन होना बाकी है जबकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन होना नहीं बाकी है। यहाँ पे किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। इन पे जो खर्चा किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इन पे जो खर्चा किया जाता है उसे बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो सिक्स्थ पॉइंट है उसका आपका बेसिस बन जाएगा एक्सपेंडिचर। क्लियर? नेक्स्ट, 7th पॉइंट, नेशनल इनकम। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई थिंक 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। बट हाँ, मैंने यहाँ पे बेसिस नहीं लिखे हैं, आपको जस्ट एक्सप्लेन किए हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। और अगर कुछ भी डाउट हो, आपको बेसिस समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर आप पर्सनल में मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बट ये आप सेल्फ करिएगा, और जब अपनी कॉपी में आप इस टॉपिक को राइट डाउन करेंगे तो आप बेसिस भी लिखेंगे, बिकॉज बेसिस लिखने से हो सकता है मार्क्स आपको और अच्छे मिले, आप अच्छे स्कोर कर सको मार्क्स एग्जाम में। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंसेस। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का टॉपिक यहीं पे ओवर होता है विद डिफरेंसेस। हमने स्टार्टिंग में 4 टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे और इन चारों गुड्स के बीच में हमने डिफरेंस बिटवीन भी देखा। क्लियर? सो इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।